निर्मला की बहू पायल बहुत ही समझदार लड़की थी। जब से वो शादी करके अपने ससुराल में आई, उसके ससुराल में सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था। सभी उसे बहुत पसंद करते थे। उसके घर में सभी ठीक थे, सिर्फ उसकी सास निर्मला को छोड़कर, क्योंकि उसकी हर चीज में ताने मारने की आदत थी, जो कि किसी को पसंद नहीं आती थी। इसलिए सभी उसे करते थे, लेकिन फिर भी निर्मला ताना मारना नहीं छोड़ती थी। एक दिन उसकी बहू पायल उसके कमरे में आती है। माँ जी, मैं क्या सोच रही थी कि आज नाश्ते में सभी के लिए मीठी दलिया बना लेती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है। किसी को भी ऑयली खाना खाने का मन नहीं करेगा। मेरे घर में सुबह सुबह यही खाना बनता था। हाँ बहू, बना ले। अब जब रसोई तेरे हाथ में आ ही गई है तो तू अपने मायके का खाना ही तो बनाएगी। लेकिन शायद तू भूल रही है, तेरे मायके वाले गरीब थे, लेकिन तेरे ससुराल वाले अच्छे घर से हैं। उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। माँ जी, मैंने आपसे एक छोटी सी चीज पूछी थी, लेकिन आप तो मुझे ताने दे रही हैं। जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से इतना और किसी चीज से नहीं दुखी जितना आपके ताने से दुखी हूँ। बहू, मैंने तुझे कोई ताना नहीं मारा है, बल्कि जो सच है वही बोला है। अब तुझे मेरी बातें ताना लग रही हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ? माँ जी, आप ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करिए। आपको सब पता है, लेकिन बस इतनी सी बात है कि आप अपनी आदत से मजबूर है। बहू, तू ऐसा क्यों बोल रही है? मेरी कौन सी आदत बुरी है? ताने मारने वाली आदत जितनी जल्दी बदल लीजिएगा उतना ही अच्छा रहेगा, वरना आगे चल के आपको ही परेशानी होने वाली है। बहू, मैंने ऐसा क्या ही बोल दिया जो तू बहू होकर मुझे इतना सुना रही है? नहीं खाना है मुझे तेरे हाथों का कुछ। माँ जी, आपका ये रोज का है। अगर आपको दलिया नहीं खानी तो कोई बात नहीं, मुझे साफ साफ मना कर देती, मैं आपके लिए कुछ और बना देती। इसमें मेरे मायके वालों को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? लेकिन आपको कुछ भी कह लीजिए, आप पर कोई असर नहीं होने वाला है। पायल इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और रसोई में जाकर सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है। कुछ देर बाद उसका पति अजीत और सास डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के लिए बैठते हैं। तभी पायल सभी के लिए दलिया लेकर आती है और अपनी सास के लिए पराठे और दही लेकर आती है, जिसे देखकर निर्मला बोलती है, बहू, ये क्या है? तूने मेरे लिए पराठे क्यों बनाए हैं? मुझे भी दलिया खानी है। इतनी गर्मी में पराठे खाकर मुझे मरना है क्या? तू तो चाहती है कि मैं ये सब खा पी कर निपट जाऊं और तू अकेले इस घर में राज करे, लेकिन तेरा ये सपना जल्दी पूरा नहीं होगा। माँ, सुबह होते ही ताना देने लग जाती हो। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ताना मारने का ऐसा कौन सा शौक है आपका। अरे माँ, आँख खोलते ही ताना कौन देता है? अच्छा, तुझे लग रहा है मैं ताना मार रही हूँ। तुम सबको मैं ही गलत लगती हूँ हमेशा। माँ, आप क्या मुझ पे फूल बरसा रही हो जो मैं ये बोलूं कि माँ आप ना बहुत अच्छा कर रही हैं ताने देकर? थोड़ा और दीजिए ना, अब थोड़ा 3-4 और दे दीजिए ताने। अरे माँ, छोड़ो इन बातों को। और पायल, तुम ना मुझे दलिया दो यार, भूख लगी है, और बात को खत्म करो। लेकिन अजीत जी, सुबह जब मैं माँ जी से पूछने गई तो उन्होंने मेरे मायके वालों को लेकर ताने मार दिए थे। हाँ, तो सही बोला। अभी मैं भी वही बोलूंगी, जैसा घर होगा वैसा ही तो खाना भी होगा, गरीबों वाला। रख अपना खाना अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। निर्मला इतना कहकर डाइनिंग टेबल से उठकर चली जाती है। तभी अजीत भी गुस्से में अपने खाने की थाली साइड में करके उठकर चला जाता है। अपने घर का ऐसा माहौल देखकर पायल को चिंता भी होती है और गुस्सा भी आता है। घर वालों के ना खाने के कारण वो भी नहीं खाती है और घर की साफ सफाई में लग जाती है। तभी उसकी पड़ोसन कमला वहाँ आती है और बोलती है, अरे बहू, तू अकेले लगी है काम में? तेरी सास कहाँ है? आंटी जी, माँ जी कमरे में है। आप बताइए, कुछ काम था? हाँ बहू, मेरे घर में ना गैस खत्म हो गई है। अगर तेरे घर में कुछ खाने के लिए बनाए ना तो मुझे खाने के लिए दे दे। अरे मेरा बेटा ना गया हुआ है गैस लेने। तू तो जानती है ना मुझे कि मुझे ना भूख ही बर्दाश्त नहीं है। आंटी जी, मैंने कुछ खास तो नहीं बनाया है। सुबह सिर्फ मीठी दूध वाली दलिया बनाई है। अगर आप उसे खाए तो ले जाइए, हमारे नसीब में नहीं है तो कम से कम आप ही खा लीजिए। डस्टबिन में जाने से तो अच्छा ही रहेगा। अरे बहू, मुझे दूध वाली दलिया बहुत पसंद है, लाना मुझे दे दे, मैं बहुत शौकीन हूँ उसकी। ठीक है, आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए दलिया लेकर आती हूँ। पायल रसोई में जाती है और सारी दलिया लाकर कमला को दे देती है और वो खुशी खुशी लेकर अपने घर चली जाती है। कुछ देर बाद सारा काम खत्म करने के बाद वो सब्जी रोटी बनाकर अपनी सास के कमरे में लेकर आती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी, ये खाना खा लीजिए, ये ऑयली भी नहीं है और सब्जी भी आपकी पसंद की है। बहू, मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन अब मैं ठीक हूँ।
तू मुझे दलिया भी दे दे खाने के लिए। माँ जी दलिया अब नहीं है, कमला आंटी आई थी मांगने के लिए, उनके घर में गैस खत्म हो गई, मुझे लगा अब कोई खाएगा नहीं, इसीलिए दे दिया उन्हें मैंने। हाँ बिल्कुल, मेरे घर में राशन फ्री में आ रहा है, इसलिए तू उसे खैरात में बांट रही है। तेरे मायके वालों ने मनी ऑर्डर भेजा होगा ना। माँ जी आप मुझे क्यों ताने मार रही है? जैसा हाल आप लोगों ने सुबह किया था, मुझे लगा कि नहीं खाओगे, इसीलिए मैंने दे दिया। फेंकने से तो अच्छा ही था ना। माँ जी आपसे तो बहस करने में कोई जीत ही नहीं सकता है, मुझे माफ करिए आप। पायल निर्मला के आगे थाली रखकर चली जाती है। दिन बीतते हैं, लेकिन निर्मला का ताने मारने का शौक खत्म नहीं होता, बल्कि समय के साथ वो हर एक छोटी छोटी बात पर ताने मारने लगती है, जिससे उसका बेटा और बहू दोनों ही बहुत परेशान होते हैं। एक दिन वो हॉल में बैठी होती है, तभी उसका बेटा अजीत वहाँ आता है। माँ, आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं क्या? है तो दे दो, मैं शाम को दे दूंगा। वो ना मेरा अकाउंट बंद हो गया है और बैंक वालों को पता नहीं क्या बीमारी हो गई है इस बार, लेकिन ना मुझे किसी को अर्जेंट देना था, इसलिए आपसे मांग रहा हूँ, दे दो। हाँ ले ले बेटा, क्यों नहीं। तू हर महीने मुझे लाखों रुपए रखने के लिए देता है, तो उसी में से जाकर ले ले। माँ, मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ, मदद मांग रहा हूँ, और आप मुझे ताने दे रही हो। ताने नहीं चाहिए मुझे, पैसा चाहिए। कभी तो ताने को भूल जाया करो। मैंने कोई ताना नहीं मारा है, तुझे तुम लोगों को मेरी हर बात ताना ही लगती है क्या? माँ, आप तो ऐसे बोल रही हो आज जैसे कि आपको पैसे मैं देता ही नहीं हूँ। माँ, आज मुझे जरूरत है तो आपसे मांग रहा हूँ, है तो दे दो ना यार, कर दो ना बेटे की मदद। बिल्कुल करूंगी, लेकिन जब मेरे पास होगा तभी करूंगी ना। माँ, मैं क्या करूँ आपका? आपके पास पैसा नहीं है तो आप बोल नहीं सकती थी पहले? इतने देर से मेरा समय बर्बाद कर दिया आपने, वो भी ताने दे देकर। आपसे तो बात करना ही बेकार है। अपने पति और सास की बातें पायल सुन रही होती है, तभी वो अपने कमरे में जाती है और 10,000 रुपए लेकर अजीत के पास आती है और देते हुए बोलती है, जब आपको पता है कि मेरी सास ताने मारने की शौकीन है, तो फिर आप उनसे कुछ कहते ही क्यों हैं? तुम सही कह रही हो, मुझे भी कुछ करना चाहिए। आज के बाद मैं माँ से बात करना ही छोड़ दूंगा, क्योंकि ना जब देखो तब ताने देती रहती है। पता नहीं कौन सा शौक है उनको। मैं तो माँ के ताने सुन सुनकर परेशान हो गया हूँ। कल को कहीं गुस्से में कुछ बोल दिया तो माँ तो यही बोलेंगी कि बीबी के आते ही माँ को भूल गया और माँ से ऊंची आवाज में बात कर रहा है, माँ पे गुस्सा कर रहा है। अरे वो ताने दे दे के मेरी जान ले लेंगी। आप सही कह रहे हैं, मैं खुद ही आज के बाद माँ जी से बात नहीं करूंगी, ना ही उनकी बात का कोई जवाब दूंगी। जब कोई इनसे बात ही नहीं करेगा तो ये किसे ही ताने मारेंगी? ये तुम लोग क्या बोले जा रहे हो? मेरे सामने ही खड़े होकर मेरी बुराई कर रहे हो। माँ जी हम आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज के बाद हम आपके तानों से बचने के लिए क्या करेंगे वही बात कर रहे हैं। हाँ माँ, क्योंकि आप तो ताने देना छोड़ोगी नहीं और मैं कुछ बोलूँगा तो फिर बात बढ़ेगी और घर में अशांति फैलेगी। इससे अच्छा है ना मैं चुप रहूँ, ताकि घर में शांति रहे। कुछ देर बाद अजीत वहाँ से पैसे लेकर चला जाता है और पायल भी अपने कमरे में चली जाती है। और उस दिन के बाद से पायल और अजीत बहू बेटे होने के सारे फर्ज निभाते हैं, लेकिन निर्मला से बात करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उसे किसी को ताने मारने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है और वो अपने बहू बेटे से माफी मांग लेती है और अपने ताने मारने वाली आदत को भी वो कम करने लगती है। सोनापुर गांव में रहने वाली वर्षा अपने माँ बाप की तरह ही बड़ी खुले दिल की थी। उसके घर अगर कोई भी आता तो वो बिना कुछ दिए उनको जाने नहीं देती। कुछ समय बाद अब वर्षा की शादी आलोक नाम के व्यक्ति से हो जाती है। ऐसे ही एक दिन आलोक वर्षा से कहता है, वर्षा, तुम्हारे बाबा ने कितने अरमानों के साथ तुम्हारी शादी मुझसे करवाई थी, लेकिन देखो तुम्हारी किस्मत खराब निकली और तुम्हें मिला क्या? मेरे जैसा पति जो ठीक ठाक कमाता भी नहीं है। ऐसे क्यों बोल रहे हो जी? आपको क्या लगता है मेरे बारे में? क्या मैं ऐसा कभी सोच सकती हूँ? अगर मुझे ऐसा ही सोचना होता तो मैं शादी से पहले ही सोच लेती। अब सोचकर क्या करूँ? अच्छा चलो, इस बात से ना थोड़ी बहुत तसल्ली तो हुई कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। मेरी तो किस्मत ही बहुत अच्छी है जो तुम मुझे मिली, वरना मुझ जैसे गरीब के साथ कौन रहता। ऐसा मत कहिए जी, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। आप जैसे भी हो मेरे पति देवता हो और मैं तो आपकी पूजा करती हूँ। अरे तुम गुस्सा मत हो ना, वरना इस गरीब के घर का चूल्हा वो तो कभी जल ही नहीं पाएगा। अब कहीं बाहर चलते हैं जिससे तुम्हें थोड़ा अच्छा लगे। मेरी दुकान चलोगी? हाँ चलिए, आपकी दुकान ही चलते हैं। दुकान जाएंगे तो कुछ तो फायदा होगा, वहाँ बैठकर 2 पैसे तो आएंगे। आलोक जूते सिलने का काम किया करता था और जब उसकी कमाई होती थी घर पर राशन आया करता, वरना गरीब के घर का चूल्हा हमेशा बिना जले ही रह जाता।
ऐसे ही एक दिन वर्षा रास्ते से जा रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन कहती है। क्या बात है वर्षा, आज अपने पति के लिए खाना ले जा रही हो? बहुत दिनों बाद बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ दीदी, क्या करूं, बात ही कुछ ऐसी है कि बिना खुश हुए रहा ही नहीं जाएगा। अब इन्हें भी वो खुशी मिलनी चाहिए, इसीलिए मैं खुद आज इनके लिए खाना लेकर जा रही हूँ। क्या बात है जो हमें नहीं बता रही? ओहो, कहीं वो वाली खुशखबरी तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, शायद हम गरीबों के लिए उससे भी बड़ी वाली खुशी की बात है। ठीक है, मुझे देर हो रही है, मैं बाद में आकर मिलती हूँ। ओहो, बड़ी जल्दी है तुम्हें, क्या बात है? आखिर क्या खुशखबरी है? हमें भी तो सुनाती जाओ ताकि हमें भी एहसास हो खुशी का। अरे बताओ बताओ, शर्माओ नहीं। दीदी शर्म तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही, और हाँ, मैं आपको ये बात अभी नहीं बता सकती, क्योंकि ये बात पहले मैं उनको बताऊंगी, फिर जाकर आप लोगों को। चल ठीक है, फिर जाओ अपने पति के पास और उसे खुशखबरी दो, और वापस लौटते समय हमें दे देना खुशखबरी। वर्षा, तुम खाना लेकर आई हो? बाहर कितनी धूप है, धूप में आने की क्या जरूरत थी? मैं आई तो रहा था घर, क्या जल्दी थी तुम्हें? बात ही कुछ ऐसी है जी कि हम खुद को रोक नहीं पाए और आपको बताने यहाँ तक चले आए। और जब हमको यहाँ आना ही था तो हमने सोचा कि आपके लिए खाना भी लेते आए। अच्छा, ऐसी भी क्या बात है जो तुम खुद को रोक नहीं पाई? जल्दी बताओ, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। अजी, मुझे एक सेठ के यहाँ काम मिल गया है, बर्तन, कपड़ा और खाना बनाने का। और आपको पता है, मुझे पूरी 3000 रुपया देंगे वो। उसके बाद हम लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी पत्नी का पेट पाल सकूं। तू है मेरी जिंदगी पे। अरे जी, आप इतना मन उदास क्यों कर रहे हो? अगर आपको लगता है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए तो मैं नहीं करूँगी। मैं आपको उदास करने के लिए अपने लिए खुशी कैसे ढूंढ सकती हूँ? ऐसा नहीं है वर्षा, तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ। अगर मेरी हालत ऐसी नहीं होती तो तुम्हें काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ऐसी हालत का क्या मतलब है जी? अगर हम दोनों मिलकर कमाएंगे तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। अगर आपको मेरा काम करना पसंद नहीं है तो मैं काम नहीं करूँगी। आलोक की बात मानकर वर्षा वो काम नहीं करती, लेकिन उसको अपने पति की मदद करनी थी, इसलिए वो घर पर ही रहकर कुछ करने का सोचती है। एक दिन वो घर के आंगन में बैठकर चूल्हा बना रही थी, तभी उसकी पड़ोसन आकर कहती है। अरे वाह, कितना सुंदर चूल्हा बनाया है तुमने वर्षा। कहाँ से सीखा है तुमने ये चूल्हा बनाना? बस दीदी, मेरी माँ ने थोड़ा बहुत सिखाया था, तो बस जितना सीखा वही कर लेती हूँ। सुनिए ना दीदी, अगर आपको कोई पूछे चूल्हे के बारे में तो मेरा नाम बता देना, ताकि मैं थोड़े चूल्हे बेच दूँ। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ, अगर कोई ग्राहक मिलता है तो मैं बताती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप मेरी मदद कर रही हो। कम से कम मेरे कुछ करने से मेरे घर का चूल्हा तो जलेगा। अरे क्या बात है, चूल्हा तो बहुत खूबसूरत है। कितने का दे रही हो? मालिक, बस 15 रुपए का है, ज्यादा महंगा नहीं है। मैं बस आपसे अपनी मेहनत का पैसा ले रही हूँ। अरे ये तो बहुत सस्ता है। अगर ऐसा है तो मुझे कुछ चूल्हे बनाकर दे दो, मैं बेचूंगा और जितना पैसा लाभ होगा हम दोनों आपस में बांट लेंगे, ताकि तुम्हें तुम्हारा मेहनता मिले और मुझे भी। लेकिन चूल्हा खरीदेगा कौन? शायद ही कोई चूल्हा खरीदे। अब तो लोग खुद से चूल्हा बनाते हैं। हाँ बनाते तो हैं, लेकिन कई लोगों को बनाना नहीं आता। मुझे भी कुछ जगह के बारे में पता है। जैसे चूल्हे तुम बनाती हो, ऐसे चूल्हे मिल पाना बहुत ही कठिन है। ठीक है मालिक, मैं आपको चूल्हा बनाकर दूंगी। आप मुझे मेरी मेहनताना दे देना, ताकि मुझे भी प्रेरणा मिले और मैं अच्छे अच्छे चूल्हे बनाऊं। लेकिन पहले ये एक चूल्हा इस्तेमाल करके देखूंगा, तब जाके लूंगा। अगर ये चूल्हा अच्छा लगा तो बाकी भी ले लूंगा और तुम्हारा व्यापार आगे बढ़ेगा। सेठ की बात सुनकर वर्षा खुश हो जाती है और चूल्हा बना कर देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है
और वर्षा को बहुत लाभ होते हैं। लेकिन वर्षा का लालच और घमंड बढ़ता जाता है और वो चूल्हे में गड़बड़ी करने लगती है। ऐसे ही एक दिन सेठ आकर गुस्से में कहता है, क्या बात है वर्षा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कोई गद्दारी मत करना, वरना मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा। हाँ तो मत दो, किसने कहा है मेरा साथ देने को? वैसे भी मेरा चूल्हा मुझसे ज्यादा तो आपको पैसे कमा कर देता है। मुझ गरीब के घर का चूल्हा बेचकर खुद को अमीर बना लिया है आपने। बस कर बेशरम, और कितना झूठ बोलेगी? सच कहते हैं लोग, किसी गरीब के पास अगर पैसा आ जाए तो वो बदल जाता है। देख लिया आज मैंने तुम जैसे गरीब की मदद करके। अरे जाओ जाओ, आपने मेरी कोई मदद नहीं की है, आपको लालच था, तभी तो मेरी कारीगरी को बाजार में बेचकर खूब नोट छापे हैं, लालची बुढ़ा। वर्षा, ये क्या बदतमीजी है? माफी मांगो सेठ जी से। क्यों जी, मेरी क्या गलती है जो मैं माफी मांगू? वैसे भी मेरी मेहनत का मुझे मिलना चाहिए था, जो मुझे बराबर से मिलता नहीं था। बस इसी वजह से मैं तुम्हें कहीं और काम नहीं करने देना चाहता था। भले ही हम गरीब हैं, लेकिन अपनी बीवी के कमाई पे जीने के लिए तुमने मजबूर किया है मुझे। ठीक है, फिर आप अपनी कुटिया में चले जाओ, और जब भी ना लगे कि इस गरीबी वाले घर में नहीं रह सकते, तब उसी वक्त अपनी सारी गलतफहमी और अकड़ छोड़कर मेरे पास आ जाना। अरे क्या बात कर रही हो वर्षा, इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है। वर्षा बदल जाओ, अभी भी वक्त है, वरना वक्त खत्म हो जाएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। रहने दो आलोक, अगर इंसान में घमंड आ जाए तो उसका घमंड उसे ले डूबता है। जब रावण का घमंड नहीं टिका तो इसका क्या टिकेगा? हाँ, मैं वर्षा हूँ, और जब मुझे गुस्सा आएगा तब मैं सबको तबाह कर दूंगी। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, और आलोक जी अभी भी वक्त है, फैसला बदल लीजिए। नहीं, मैं गरीब हूँ तो मुझे गरीब रहना ही अच्छा लगता है। कम से कम घमंड तो नहीं है मेरे अंदर। चलिए सेठ जी, इस घमंडी औरत के साथ नहीं रहना मुझे। हाँ, जाओ, किसने रोका है? जब भूख और गरीबी रुलाएगी ना, तब वर्षा याद आएगी। आलोक बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। वक्त गुजरता है और अब वर्षा अपने व्यापार से खुश नहीं थी। अब उसे खुद चूल्हा बनाना पड़ता और बेचने भी पड़ते। वर्षा के व्यापार के साथ उसका घमंड भी टूटता जा रहा था। एक दिन वर्षा अपने पति आलोक के घर जाती है, तभी उसे देखकर पड़ोसन कहती है, क्या बात है वर्षा, बड़े दिनों बाद आई हो। पैसे और घमंड का नशा उतर गया या नहीं? आप भी मुझे गलत समझ रही हो? अरे मैंने उनको कहा था, लेकिन वो ही मेरे साथ रहना नहीं चाहते। गरीब ही सही, लेकिन पहले तुम खुश थी, और अब देखो खुद को तरस आता है तुम पे। भले गरीब के घर का चूल्हा देर से जलता हो, उसमें सुकून था वर्षा। हाँ, अब मैं भी यही मानती हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए आलोक कहाँ है? दिख नहीं रहे। अरे आलोक बाबू तो शहर चले गए अपना सब कुछ छोड़कर। भला हो सेठ का जिसने उनकी मदद की। वीना की बात सुनकर वर्षा अपनी किस्मत पर रोती रह जाती है। अब तो ना उसकी किस्मत में गरीब पति रहा और ना ही चूल्हे का व्यापार। हद से ज्यादा लालच इंसान को अंधा बना देता है, इसलिए लोग कहते हैं कि लालच बुरी बला है। पारुल एक चंपोली नाम के एक छोटे से गांव में रहती थी, जो अपनी भाभी अनीता के साथ रहती थी। पारुल की माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था और उसके भैया काम की वजह से शहर में रहते थे। एक दिन पारुल ने पूरे घर का काम कर लिया होता है, तभी उसकी भाभी अनीता आती है। अरे ओ पारुल, जाओ बाहर बाजार से मेरे लिए पापड़ लेकर आओ। मेरा बहुत मन हो रहा है पापड़ खाने का। अब एक बच्चा पापड़ खाता हुआ मिल गया, तभी से मुझे भी खाने का बहुत मन हो रहा है। लेकिन भाभी, अभी अभी मैंने पूरे घर का काम किया है और खाना भी नहीं खाया। पहले मैं कुछ खा लेती हूँ, फिर जाकर आपके लिए पापड़ ले आऊंगी। खाने का क्या है, खाना कहीं भागा जा रहा है? खाना तो तू आकर भी खा सकती है ना। लेकिन मेरा तो मन पापड़ खाने का हो रहा है, और वो भी अभी हो रहा है, तो मैं क्या करूँ? इसीलिए तुझे बोल रही हूँ, तू जाकर पापड़ ले आ। भाभी, अगर मैं आपके लिए घर पे ही पापड़ बना दूँ, तब तो आप मुझे बाजार जाने को नहीं कहोगी ना? अगर तूने ठीक वैसे ही पापड़ बना दिए जैसे बाहर बाजार में मिलते हैं, तब तो मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन अगर तूने वैसे पापड़ नहीं बना पाई ना, तब देख लियो, मैं तुझे ही पापड़ बना दूंगी।
ठीक है भाभी, मैं बाजार से ही ले आती हूँ। अपनी भाभी की बात सुनने के बाद पारुल चुपचाप बाजार पापड़ लेने चली जाती है। पारुल पापड़ लेकर वापस घर आ रही होती है, तभी पारुल की टक्कर एक अमित नाम के लड़के से हो जाती है। अमित गलती से उन पापड़ पर पैर रख देता है, जिस वजह से वो टूट जाते हैं। जब देखकर चल नहीं पाते हो तो सड़क पर चलने के लिए निकलते ही क्यों हो? मेरे सारे पापड़ गिरा दिया और फिर उन पर पैर भी रख दिया। अब मैं घर क्या लेकर जाऊंगी? भाभी को क्या बोलूंगी? माफ करना, वो मैं थोड़ा जल्दी में था, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया और मेरी आपसे टक्कर हो गई। मैं आपके नुकसान के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे कृपया करके माफ कर दीजिए। माफी मांगने से मेरे नुकसान की भरपाई हो जाएगी क्या? ये जो पापड़ आपके पैर पड़ने से टूट गए हैं, वो क्या वापस पहले जैसे ठीक हो जाएंगे? नहीं ना, तो फिर माफी क्यों मांग रहे हो? अच्छा ठीक है, मैं अपनी गलती मानता हूँ और मैं इस नुकसान की भरपाई करने के लिए भी तैयार हूँ। आपका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं ही करूँगा। अब तो कोई परेशानी नहीं है ना आपको? जब आप अपनी गलती मान ही रहे हो और मेरे पूरे नुकसान की भरपाई करने को भी तैयार हो, तो मुझे क्या ही परेशानी होनी चाहिए? दिला दीजिए पापड़। वैसे भी मुझे जल्दी ही जाना है घर। अमित पारुल को और पापड़ दिला देता है और उन पापड़ को लेकर पारुल अपनी भाभी के पास जाती है और उसे वो पापड़ दे देती है। पारुल शुरू से ही घर के कामों में ज्यादा रुचि रखती थी, इसलिए उसे ये सब करना भी बहुत पसंद था। ऐसे ही एक दिन पारुल पापड़ बनाने की कोशिश करती है और वो पापड़ जब अनीता खाती है तो वो पारुल से कहती है, उस दिन तो कुछ ज्यादा ही पापड़ ले आई थी क्या, जो अब तक चल रहे हैं? नहीं तो भाभी, वो पापड़ उसी दिन ही शाम को आपने खा लिए थे ना, तो अब तो खत्म हो गए और ये तो मैंने घर पर खुद ही बनाए हैं। सच में? ये पापड़ तूने खुद बनाए हैं? हाँ भाभी, ये पापड़ मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। क्यों, क्या हुआ? आपको अच्छे नहीं लगे क्या? अच्छे नहीं, बहुत अच्छे बने हैं। और इन पापड़ को खाकर तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छी तरकीब आई है। क्यों ना तू अब पापड़ बेचने का काम शुरू कर दे। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? भैया को इस बारे में पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे, और जब भैया कमा रहे हैं तो मुझे बाहर जाकर काम करने की क्या जरूरत है? तेरे भैया वहाँ घट रहे हैं दिन रात ताकि तेरी अच्छे से घर में शादी करे, और तुझे एक काम करने को क्या बोल दिया, तू तो नखरे करने लग गई। देख, अगर तू पापड़ बेचने का काम नहीं शुरू करेगी तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। तू अपनी वजह से अपने भाई का घर तोड़ रही है। ठीक है भाभी, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन आप इस घर को छोड़कर मत जाना। अपनी भाभी की कील भरी बातें सुनकर पारुल पापड़ बेचना शुरू कर देती है। अब पारुल का यही काम बन चुका था। वो अब सुबह उठती और पापड़ बनाने लगती और शाम को उन्हीं पापड़ को बेचने के लिए निकल जाया करती। पारुल का पापड़ बेचने का काम अच्छा चलने लगा था। कुछ दिनों बाद पारुल पापड़ बेचने के लिए निकलती है, तभी उसे वहाँ अमित मिलता है। अरे तुम तो वही हो ना जिसके मैंने गलती से पापड़ गिरा दिए थे? मुझसे लड़ाई करने लग गई थी तुम, और अब तो यहाँ पापड़ ही बेच रही हो तुम। हाँ, वो उस दिन मैं अपनी भाभी के लिए बाजार से पापड़ खरीद कर लेकर गई थी, लेकिन जब मैंने खुद बनाया घर पर तो भाभी को वो पापड़ बहुत अच्छा लगा, इसलिए भाभी के कहने पर मैं पापड़ बेचने लग गई। अच्छा, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी बहाने अब तुम अपना काम करने लग गई, और ये बहुत अच्छी बात है कि तुम अब आत्मनिर्भर हो गई हो। जी, और उस दिन मैंने आपसे बदतमीजी से बात की थी, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे अरे कोई बात नहीं, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है। उस दिन गलती तो मेरी ही थी। मैंने पहले आपके पापड़ गिरा दिए थे और फिर उन पर पैर रख दिया था। मुझे ही देखकर चलना चाहिए था, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। अमित और पारुल दोनों बात करने लगते हैं और ऐसे ही अब उन दोनों की रोज मुलाकात होती। कुछ दिनों बाद बरसात के मौसम की वजह से पारुल के सारे पापड़ सील जाते हैं और फिर उसके पापड़ की बिक्री नहीं होती, तो अनीता को बहुत गुस्सा आता है। क्या हुआ, अब तू काम पे नहीं जा रही है क्या? भाभी, वो आजकल मौसम सही नहीं, बरसात हो रही है तो पापड़ सील गए, इसलिए लोग पापड़ खाना पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ समय बाद ही जाऊं। तो मैं क्या करूं? मुझे तो पैसों से मतलब है। अगर तू पैसे नहीं लाई तो मैं तुझे आज खाने नहीं दूंगी। अब सोच ले, तुझे पैसे लाने हैं या नहीं? भाभी, आप बात को समझने की कोशिश करो ना। आप खुद बताओ,
इस मौसम में अच्छी से अच्छी चीज बेकार हो जाती है, तो लोगों को पापड़ कैसे अच्छे लग सकते हैं। तो मैं क्या करूँ इसमें? मुझे तो बस पैसों से मतलब है। तेरे भैया तो जब भी पैसे भेजते हैं बस एक ही बात कहते हैं कि पैसा जमा कर लेना पारुल की शादी के लिए। अरे उनके लिए मैं तो कुछ हुई नहीं, तो मेरी जरूरतों को कौन पूरा करेगा? भाभी आप नाराज मत होइए, मैं कोशिश करती हूँ पापड़ बेचने की। मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना करूँगी। अनीता हर समय पारुल को ऐसे धमकाती रहती और बेचारी पारुल अपनी भाभी की बातों में आ जाती और वही करती जो अनीता करवाना चाहती थी। ऐसे ही दिन निकल रहे होते हैं। कुछ दिनों बाद पारुल का भाई मयंक वापस से अपने गांव आ जाता है और तभी वहां अमित पारुल का हाथ मांगने के लिए आता है। मैं पारुल से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। आप मेरे बारे में पता करवा सकते हो कि मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, एक अच्छे घर का लड़का हूँ और मेरा परिवार भी काफी अच्छा है। और ये सब बातें पारुल भी जानती है। मैं पारुल की आत्मनिर्भरता को बहुत पसंद करता हूँ। पारुल, ये क्या है? क्या ये लड़का जो भी कह रहा है वो सच है? मैंने तुझे पापड़ बेचने को भेजा और तू ये सब करती है? अनीता, तुमने मेरी बहन को आत्मनिर्भर होना सिखाया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक भाई बहन के बीच में तुम कुछ मत बोलो। हाँ भैया, अमित ने जो भी कुछ कहा है वो सब सच है, लेकिन मेरे लिए आपका फैसला ही सबसे ऊपर होगा। अमित की बात सुनकर मयंक उसके बारे में पता करवाता है और कुछ ही दिनों बाद मयंक अपनी बहन की शादी अमित से करवा देता है। शादी करके मयंक अपनी बहन को विदा कर रहा होता है, तभी कुछ मीडिया वाले आते हैं और पारुल की फोटो खींचने लगते हैं, जिसमें से एक लड़की कहती है, जी हाँ दोस्तों, देखिए ये वही लड़की है जिसने अपना पापड़ का काम शुरू किया था और आज इनके ही बनाए हुए पापड़ घर घर में हैं और आज इनकी शादी है। हम सब मिलकर इन्हें इनकी शादी की बधाई देते हैं। पारुल पापड़ बेचने वाली तो बनी, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पारुल की भाभी का हाथ था, क्योंकि लगातार पारुल को ठोकर मिलती है, जिसकी वजह से आज पारुल इतनी कामयाब थी। दिव्या दिखने में दुबली पतली सी थी। उसकी मर्जी से उसकी शादी शहर में होती है। दिव्या की मुंह दिखाई में आए हुए मेहमान दिव्या को देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद उनके घर रजनी आती है। ओहो, क्या बात है, घर तो बड़ा ही खूबसूरत सजाया है। और बहू कहाँ है? आती ही होगी, आप बैठो। और आप तो मुंह दिखाई के रस्म में तो आई ही नहीं, क्यों? ऐसा क्या काम आ गया था? ना शादी पे आई ना मुंह दिखाई पे। क्या बताए भाभी, बहुत ज्यादा व्यस्त थे, अब जाकर वक्त मिला है, तब जाकर हम यहाँ आ पाए। आपको पता है, मुझे तो अब भी आने नहीं दे रहे थे, फिर भी मैं जबरदस्ती आई हूँ। अरे ऐसा क्या काम आ गया जो इतना भी वक्त नहीं मिला? आपको तो पता था ना कि घर की आखिरी शादी है, आपको कैसे नहीं आना चाहिए था? अरे बस भी करो भाभी, अब तो आ ही गई ना आपके घर, अब तो दिखा दो बहू का चेहरा, कब तक छुपा कर रखोगी? अरे ऐसे क्यों बोल रही हो, तुम्हारी ही बहू है, तैयार हो रही होगी तभी तो आने में थोड़ा वक्त लगेगा। बहू, अरे ओ बहू, बाहर आजा जरा, अपना सुंदर सा चेहरा तो दिखा दे। अरे भाभी, आपकी बहू कब तक आएगी? ऐसा भी क्या अपना रूप का घमंड जो दिखाने में इतना समय लगा रही है? रुकिए, मैं देखती हूँ बहू को, तब तक आप हाथ मुंह धो लीजिए। वो क्या है ना, बहू के आने से पहले आप भी सुंदर बन जाइए, जब बहू आपको देखे तो वो भी देखती रह जाए। अरे भाभी, अभी मैं जाने वाली थी, लेकिन देखिए बहू पहले ही आ गई। और बैठो मेरे पास। वैसे बहू, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम दिव्या है और मैं गांव से हूँ। आप कहाँ से आई हो? और आपको तो हमने शादी में देखा ही नहीं था, क्यों नहीं आए आप हमारी शादी में? बाप रे, कितना सवाल करती है भाभी तुम्हारी बहू। इसके सवाल सुनकर तो लग भी नहीं रहा है कि ये तुम्हारी नई नवेली बहू है। जा बहू, बुआ जी के लिए चाय बना कर लिया, बहुत थक कर आई है ना, और बहुत दूर से भी आई हैं। जा जा जाकर चाय लेके आ राजा। क्या बात है भाभी, आपकी बहू कितनी पतली है,
इसके माँ ने कुछ खिलाया पिलाया नहीं क्या अभी तक? सच में आपके घर का पूरा राशन बच जाएगा। अरे ऐसे कैसे बच जाएगा राशन? अगर इनको पता चल गया मेरी एकलौती बहू खाना कितना खाती है तो हैरान हो जाएंगी। क्या बात हो गई भाभी? ऐसा क्या सोच रही हो? बताओ क्या हुआ? किस सोच में डूब गई? अरे कुछ भी तो नहीं, बस ये सोच रही थी आज खाने में क्या बनाऊं जो आपको पसंद आए। क्या बात है भाभी, आपके घर में खाने को कुछ भी नहीं है क्या? जो सिर्फ चाय लेकर आई है बहू। हाय, मेरे आने से पहले सारा खाना खत्म हो गया क्या? अरे नहीं नहीं, आप चाय पियो, तब तक मैं कुछ मंगवाती हूँ। और बहू तू अपने कमरे में जा। क्यों अपने कमरे में जाएगी? यहीं रहेगी हमारे साथ, बैठकर कुछ खा लेगी। बेचारी कुछ खाती नहीं होगी, तभी तो इतनी पतली है। बैठ जा बहू, बैठ, अच्छे से खा। सुनीता अपनी ननद की बातें कैसे काट सकती थी? सुनीता समोसा, जलेबी, लड्डू, रबड़ी, कचौरी मांगती है। कुछ देर बाद दिव्या ना आओ देखती है ना ताओ देखती है, सटासट लड्डू, समोसे, कचौड़ी, जलेबी डकार जाती है। बेचारी बुआ बहू का खाना देख दंग रह जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उनके घर एक आदमी आता है और कहता है, अरे जल्दी चली भाभी, वरना अनर्थ हो जाएगा। आपकी बहू को शायद कुछ हो गया है, वरना इतनी पतली लड़की को इतना ज्यादा खाना खाते देखा ही नहीं हमने। ये क्या बोल रहे हो भाई साहब? आपको पता भी है आप क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? मेरी बहू बिल्कुल ठीक है। और आपको कैसे पता कि उसके अंदर कोई बुरी चीज का वास है? अरे कैसे पता नहीं चलेगा, बताइए जरा। हम जैसे लोग भी इतना सारा खाना नहीं खा सकते जितना आपकी दुबली पतली बहू, लाडली बहू 10-10 पूड़ियाँ बिना डकार के खा गई, उतना तो हम भी नहीं खा सकते। पता नहीं कौन सी आत्मा घुस गई उसके अंदर। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बहू के अंदर कोई आत्मा नहीं है, क्योंकि मेरी बहू को सिर्फ और सिर्फ खाने से प्यार है। वो तो कोई भी दिन कुछ भी खा लेती है। पता नहीं इतनी पतली होकर इतना खाकर डकार भी नहीं लेती। अच्छा, लेकिन देखकर तो नहीं लगता कि वो इतना खाना भी खा सकती है। मुझे तो आपकी बातों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। काश ये बात गलत हो। हाँ, अगर सही हुई तो मेरे पास आपकी बहू के लिए एक काम है। मेरी बहू के लिए काम है? अरे मेरी बहू को सिर्फ और सिर्फ खाना आता है और कोई काम नहीं आता। उफ, मैं तो थक गई जल्दी जल्दी भागकर। जरा मुझे बैठकर सोचने दीजिए। हाँ, आप बैठ गए। आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है आपकी बहू को जगह जगह हो रहे प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए, जिससे आपकी बहू का नाम भी होगा और उसे खाने को बहुत कुछ मिलेगा। वाह, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। वैसे भी मेरी बहू इतना ढेर सारा खाना खाती है कि अब घर का राशन भी कम पड़ने लगा है। ठीक है, मैं आपकी बात पर गौर करूंगी और घर वालों से पूछकर बताती हूँ। लेकिन भाभी जी, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं रहा। अगले 2 दिन में बता दीजिए, क्योंकि तीसरे दिन से प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। सुनीता भी अब मन ही मन खुश थी और चलते चलते अपनी बहू के पास पहुंच जाती है, जहां वो भंडारे का खाना खा रही होती है और सभी उसे देख रहे थे। जब सुनीता वहां पहुंचती है तब उसे देखकर उसकी पड़ोसन सुरसुरी बोलती है, का हो चाची, काहे ले अपना मुंह छुपाकर हिया हुआ घूमते हो? तोहरी बहुरिया हिया है, कब से खाई जा रही है ससुरी, अब वो पेट नहीं भरा बोल रही है। चुप कर, ज्यादा जोर से मत बोल, वरना सबको पता चल जाएगा कि मैं ही इसकी सास हूँ। तो का हुआ, इमे कोनो शर्माने की बात है का भला? उका भूख लगी है तो खा रही है। हाँ, लेकिन एक बात है, शायद बहुत दिनों से तुम लोगन ने इको खाने को कछो ना दिया, तभी तो खाना की खाए जा रही है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, भला हम क्यों इसको खाना नहीं देंगे? हमारी कौन सी दुश्मनी है जो हम अपनी बहू को भूखा रखेंगे? शायद कोनो दहेज वहेज का मामला हो और हमसे छुपा रही हो। सही कहे है ना हम तुमको बहुत जेंटलमैन समझते थे, पर तुम तो कुछ और ही निकली। कुछ भी बकवास मत करो, मैं अपनी बहू को लेने आई हूँ और तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई। और हाँ, ये क्या जेंटल कर रही हो? मुझे कोई गाली दे रही हो क्या? ओफ, तुम देहातन की देहातन ही रहबा,
जेंटलमैन का मतलब होता है बहुत अच्छा औरत, पर तुम कहाँ ही अच्छी निकली। ऐसा करो सुरसुरी, तुम 2 दिन के बाद एक जगह आ जाना, हम तुमको वहाँ का पता दे देंगे, फिर पता चलेगा हम झूठ बोल रहे हैं या नहीं, लेकिन तब हमारा साथ जरूर देना। सुनीता अपनी बहू को उस भंडारे से उठाकर अपने साथ घर ले जाती है और उसको प्रतियोगिता के बारे में बताती है। 2 दिन बाद वही आदमी आता है और उन दोनों को लेकर दूसरे गांव जाता है, जहां 30 पूरियां खाने की प्रतियोगिता को देख दिव्या सुनीता से कहती है, माँ जी, यहाँ इतने लोग आए हुए हैं, मुझसे नहीं होगा यहाँ कुछ भी करना, और वैसे भी मेरा पेट भरा हुआ है और मैं भी कोई प्रतियोगिता में अपना नाम नहीं लिखवाना चाहती। क्या तुम ये क्या कह रही हो? पागल तो नहीं हो गई ना? वैसे सुबह तुमने क्या खाया था जो अब तुम्हारा दिमाग हिला हुआ है? माँ जी, मैंने कुछ भी नहीं खाया, भूख तो लग रही है, लेकिन यहाँ आकर मुझे डर लगने लगा, इसलिए खाना मेरे गले से नहीं उतर रहा। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, जा दिखा दे सभी को जिन लोगों ने तेरा मजाक बनाया था। तेरे खाने को देखकर मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू के खाने में बहुत नाम हो, दूर दूर से लोग तुम्हें देखने आए और बहुत नाम हो तुम्हारा। ठीक है माँ जी, मैं जाऊंगी और नाम भी रोशन करूंगी, यहाँ की 30 पूरियां एक झटके में खत्म करूंगी। दिव्या प्रतियोगिता में जाती है, लेकिन उसके पतलेपन को देखकर सभी उसका मजाक बनाते हैं और जब दिव्या 30 पूरियां खाती है तो उसे देखकर सभी हैरान भी रह जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत गए और सुनीता की पतली बहू दिव्या 30 पूरियां खाकर अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज करवाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।